और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी स्त्री और पुरुषों में समानता का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है, कानून की दृष्टि से समानता, कानून स्त्री और पुरुषों के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। इसी तरह से अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत हमारे देश के कोई भी नर नारी, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, वंश, लिंग या भाषा भाषी का हो, लोगों के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। इसी तरह से संविधान का अनुच्छेद 16 में अवसरों की समानता का उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत महिला और पुरुषों को शासकीय सेवाओं में बराबर अवसर दिया जाएगा। इसी तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी महिला और पुरुषों के मध्य समानता का जिक्र किया गया है। यदि हम हमारे देश के महिला और पुरुषों के अनुपात को देखें तो ये पता चलेगा कि भारत में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं कम हैं। भारत में कुल जनसंख्या का लगभग 52% पुरुष हैं एवं 48% महिला। लिंगानुपात की दृष्टि से देखें तो 100 पुरुष पर 924 स्त्री ही है, यानी पुरुषों की अपेक्षा अब भी 76 स्त्री कम है। हमारे देश में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सशक्त बनाने के लिए सरकार की कई कल्याणकारी योजनाएं हैं, कानून हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं भारत में स्त्रियों की राजनीतिक सशक्तिकरण के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। हमारे देश की महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। सभी क्षेत्रों में महिलाएं भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। यदि हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, गोंडवाना की रानी दुर्गावती, रायगढ़ की रानी अवंतीबाई, इसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी सरोजिनी नायडू, श्रीमती एनी बेसेंट, इंदिरा गांधी, कस्तूरबा गांधी आदि ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी पंडित विजयलक्ष्मी पंडित महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हो चुकी हैं, जो कि प्रथम महिला है। इसी तरह से हमारे देश के सर्वोच्च पदों पर भी महिलाएं आसीन हो चुकी हैं, जैसे राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मीरा कुमार, विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण। इसी भांति यदि हम राज्यों में जाएं तो राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पद पर भी महिलाएं आसीन हो चुकी हैं और अभी भी महिलाएं इन शीर्ष पदों पर आसीन हैं। मुख्यमंत्री के रूप में जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे, बिहार में राबड़ी देवी, तमिलनाडु में जी जयललिता,
मध्य प्रदेश में उमा भारती, इसी तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, ये अभी मुख्यमंत्री हैं। मायावती भी यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसी भांति महिलाएं राज्यपाल के रूप में भी पदस्थ हो चुकी हैं और अभी भी पदस्थ हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सुश्री अनसुईया उइके कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल, केरल के राज्यपाल श्रीमती शीला दीक्षित वर्तमान में हैं। ये दोनों ही राज्यपाल पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आनंदीबेन पटेल गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसी तरह से शीला दीक्षित ये दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा महिलाएं और भी हैं, जैसे सोनिया गांधी, जिन्होंने 10 वर्षों तक यूपीए को सशक्त और मजबूत बनाकर सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी अभी मैंने ये भी कहा था कि महिलाएं किसी भी क्षेत्रों में कम नहीं है। महिलाएं लगातार उन्नति के शिखर पर अग्रसर हो रही हैं। इसी क्रम में यदि हम भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय विदेश सेवा में भी महिलाएं काबिज हो चुकी हैं। मेरा कहने का आशय है कि जिन जिन क्षेत्रों में पुरुष काबिज हैं, उन सभी क्षेत्रों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके बावजूद आज की स्थिति में महिलाओं को द्वितीय दर्जा प्राप्त है। दूसरे स्थान का दर्जा महिलाओं को मिला हुआ है। भारत में स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए सदियों से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए आयोग का भी गठन किया गया है। जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग का निर्माण किया गया है, जो पूरे देश के लिए है। इसी भांति प्रांतों में भी अलग अलग राज्य महिला आयोग का गठन किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग है, जो कि जल विहार कॉलोनी, सिविल लाइन, रायपुर में स्थित है। यह महिला आयोग विभिन्न शिकायतों का निराकरण करने के साथ साथ समस्याओं को संज्ञान में लेकर उस समस्या का समाधान करने का कार्य करती है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में रायपुर की पूर्व महापौर डॉक्टर किरणमयी नायक कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, जो कि मुख्यालय दिल्ली में है, यह भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित है। अब मैं हमारे देश में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, इसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। भारत के संविधान के द्वारा महिलाओं के हित और कल्याण के लिए कानून बनाने का उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय महिला सशक्तिकरण का दौर है और आज महिलाएं आंगन से लेकर
अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय बनी हुई है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा कई तरह के अधिनियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, जिसके बारे में क्रमशः उल्लेख करना चाहूंगा। जैसे पहला कहा गया है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। इस अधिनियम के माध्यम से स्त्री और पुरुषों को एक समान मजदूरी देने का प्रावधान किया गया है। मजदूरी देने में किसी तरह के भेदभाव की अनुमति यह अधिनियम नहीं देता है। अक्सर ये देखा जाता है कि सामान्य मान्यता यह है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं किसी शारीरिक श्रम युक्त कार्यों को कम करती हैं, ऐसा कहा जाता है। इसी आधार पर पुरुषों का पारिश्रमिक या मजदूरी महिलाओं से अधिक रखा जाता है। लेकिन कानून ये कहता है कि कार्य की प्रकृति चाहे जो भी हो, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक दिया जाए। दूसरा कानून कहा गया है दूसरा कानून है खाद्य खान अधिनियम 1952 और कारखाना अधिनियम 1948। इन दोनों अधिनियमों के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी महिला को किसी भी कारखाना में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम का निर्माण संसद के द्वारा किया गया है। इसी भांति तीसरा जो कानून है वह है हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इस कानून के माध्यम से एक समय में एक ही पति या पति रखने का प्रावधान है। इसमें महिला और पुरुष दोनों को तलाक और विवाह के संबंध में बराबर अधिकार दिए गए हैं। कई बार ये देखने में आता है कि एक पुरुष कई पत्नी रख लेता है और स्त्रियां भी एकाधिक पुरुष रख लेती हैं, तो यह अधिनियम इसकी मनाही करता है। इसी तरह से अगला अधिनियम कहा गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। इसमें माता पिता की संपत्ति में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी समान अधिकार दिए हैं। अर्थात यदि लड़की चाहे तो अपने पिता की संपत्ति में हक बटा सकती है। आजकल कई बेटियां अपने पिता की संपत्ति को इस कानून के आधार पर धीरे धीरे मांग करने लगी। अगला कानून कहा गया है अनैतिक देह व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं और लड़कियों के यौन शोषण के लिए उनकी तस्करी की रोकथाम के प्रावधान है। दूसरे शब्दों में यह कानून वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से महिलाओं और लड़कियों की तस्करी की रोकथाम के लिए बनाया गया है। आजकल हम देखते हैं कि कई अधिनियम और कानून होने के बावजूद महिलाओं और लड़कियों की तस्करी कई लोग करते हैं। इसी की रोकथाम के लिए यह कानून बनाया गया है और इसके सार्थक परिणाम धीरे धीरे परिलक्षित होंगे, दिखाई देंगे। अगला कहा गया है
दहेज निषेध अधिनियम 1961। इस कानून के द्वारा शादी के पहले या शादी के बाद में महिलाओं से दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है। अक्सर शादी के पहले और बाद में कई लोग दहेज की मांग करते हैं। दहेज लेना और देना, इसको दंडनीय अपराध कहा गया है। इसी तरह से अगला अधिनियम, अगला कानून मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 कहा गया है। यह कानून महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले 13 सप्ताह और जन्म के बाद 13 सप्ताह तक वैतनिक अवकाश प्रदान करता है। अर्थात बच्चे के जन्म के पहले और बच्चे के जन्म के 13 सप्ताह तक किसी भी महिला को वैतनिक अवकाश दिया जाएगा, पेड लीव दिया जाएगा। अवैतनिक अवकाश नहीं होगा, बल्कि उस अवधि का वेतन उनको मिलेगा। वह बच्चे की पर्याप्त देखभाल कर सके, इसके लिए इस अधिनियम का निर्माण सरकार के द्वारा किया गया है। गर्भावस्था के दौरान महिला को रोजगार से बाहर निकालना भी कानूनन अपराध कहा गया है। यद्यपि महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश का भी प्रावधान है, मैटरनिटी लीव का प्रावधान किया गया है, वैतनिक अवकाश स्वीकृत करने का प्रावधान है। 8वां अधिनियम कहा गया है गर्भावस्था अधिनियम 1971। इस अधिनियम के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों, जैसे बलात्कार की पीड़ित महिला या लड़की या किसी बीमारी की हालत में मानवीय और चिकित्सीय आधार पर 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। सामान्य परिस्थितियों में 20 सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी गई। इसी तरह से 9वां अधिनियम कहा गया है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इस अधिनियम के द्वारा किसी समान कार्य या समान प्रकृति के काम के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों श्रमिकों को समान श्रमिक भुगतान प्रदान किया जाएगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाएगा और शासकीय सेवाओं में नियुक्ति के दौरान किसी तरह का अंतर नहीं करने का प्रावधान इसमें किया गया। इसी भांति अगला अधिनियम, अगला कानून कहा गया है महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986। यह अधिनियम महिलाओं को विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशन लेखन, पेंटिंग या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अभद्र प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है। 11वां अधिनियम कहा गया है सती रोकथाम अधिनियम 1987। यह अधिनियम सती प्रथा, पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जबरन चिता में जलाना का देश के किसी भी भाग में प्रचलन या उसके महिमा मंडन को अपराध घोषित करता है। किसी भी महिला को सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगला कहा गया है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990। सरकार ने इस आयोग का गठन महिलाओं के संवैधानिक कानूनों और अधिकारों तथा अन्य सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और निगरानी करने के लिए किया था।
राष्ट्रीय महिला आयोग जनवरी 1952 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए सरकार के द्वारा 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया है और लड़कियों के बारे में, बेटियों के बारे में ये भी कहा जाता है कि हर पिता के भाग्य में बेटी, महिलाओं के बारे में, बेटियों के बारे में कहा जाता है कि हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। इसी तरह से अगला अधिनियम है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को सभी प्रकार की घरेलू हिंसा, शारीरिक, यौन, मानसिक, मौखिक या भावनात्मक हिंसा से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो दुर्व्यवहार की शिकार हो चुकी हैं या दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रह रही है। इसी भांति अगला अधिनियम कहा गया है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। इस कानून या अधिनियम में सार्वजनिक और निजी, संगठित या असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, जैसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, बागान श्रम अधिनियम, बंधुआ श्रम प्रणाली उन्मूलन अधिनियम, कानूनी चिकित्सा महिला अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, भारतीय तलाक अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम। इतने सारे कानून महिलाओं के कल्याण, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे देश में बनाए गए। भारत में इन सब कानूनों के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति विकसित देशों की तुलना में बहुत ही दयनीय है। ग्रामीण इलाकों में तो आज भी महिलाओं को पुरुषों की पैरों की जूती के बराबर माना जाता है। इसका मुख्य कारण महिला अशिक्षा, आर्थिक परतंत्रता और महिला अधिकारों के बारे में जानकारी का अभाव है। मुख्य बात यह है कि हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार और शोषण से बचाव के लिए कई अधिनियम सरकार के द्वारा बनाए गए हैं और इसी तरह से महिला सशक्तिकरण के लिए जो कानून बनाए गए हैं, इन कानूनों का उल्लेख करने के पश्चात अब मैं महिला सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताऊंगा। महिलाओं के कल्याण व हित के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा कई कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं बनाई गई हैं। इन योजनाओं की जानकारी के अभाव में बहुत सारी महिलाएं इससे लाभान्वित नहीं हो पाती हैं। मुख्य बात है कि योजनाओं की जानकारी हो और उस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, तभी वह योजना फलीभूत हो सकता है। महिला सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित योजनाएं बनाई गई हैं। जैसे पहला कहा गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम या योजना। भारत में बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए इस योजना को
प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 25 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पानीपत, हरियाणा से प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की मृत्यु दर को कम करना और उनको शिक्षित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समाज में लड़कियों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करना और उन्हें समाज में बराबरी का भागीदार बनाना है। इस योजना को प्रारंभ करने के लिए सरकार ने 1 अरब यानी 100 करोड़ धनराशि आवंटित की है, ताकि हमारे देश की बेटियां शिक्षित हो सकें। इसी तरह से महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 150 करोड़ धनराशि का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट कार्यक्रम या योजना कहा गया है किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2011 को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को पौष्टिक आहार और आयरन की गोलियां सहित अन्य कई चिकित्सा सुविधा दिए जाते हैं। तीसरी योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 28 अक्टूबर 2010 को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत 19 साल और इससे अधिक उम्र की महिलाओं को पहले 2 बच्चों के जन्म के समय वित्तीय सहायता दी जाती है। यह वित्तीय सहायता 2 किस्तों में 6,000 रुपये की दी जाती है। इसी भांति नेक्स्ट योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। इस योजना की शुरुआत 2004 में की गई। इसके अंतर्गत उन पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को साक्षर बनाया जाता है जहां की शिक्षा दर राष्ट्रीय महिला शिक्षा दर से कम हो। इस योजना में केंद्र सरकार का 75% और राज्य सरकार का 25% योगदान रहता है, जिसके अंतर्गत 75% अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों के लिए तथा 25% गरीबी रेखा से नीचे वाली लड़कियों को शिक्षित करना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कई स्थानों पर संचालित किया जा रहा है। उसमें शाला त्यागी बच्चों को भी भर्ती किया जाता है जो किन्हीं कारणों से पढ़ाई छोड़ देती हैं। उनको वहां प्राथमिकता दिया जाता है। अगला कहा गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 मई 2016 को प्रारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार के लोगों को मुफ्त में एलपीजी गैस कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन को कम करना और इसकी जगह एलपीजी गैस को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत महिलाओं को सशक्त करना और उनकी सेहत को बेहतर करना यह सरकार का मुख्य लक्ष्य कहा गया है।
सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत अगला कहा गया है स्वधार घर योजना। इस योजना के माध्यम से सरकार विधवाओं, कैद से रिहा हुई महिलाओं और अन्य पीड़ित महिलाओं का पुनर्वास कराया जाता है। इन महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत जरूरी कानूनी सलाह, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत इन पीड़ित महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करना और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। अगली योजना है महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम। यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा 1986-87 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 16 वर्ष और इससे अधिक उम्र की महिलाओं को कौशल विकास द्वारा स्वरोजगार के योग्य बनाना है। इस योजना के लिए अनुदान राशि सीधे संगठन और गैर सरकारी संगठनों को पहुंचाई जाती है। नेक्स्ट योजना कहा गया है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2005 में की थी। इस योजना के माध्यम से ऐसे माता पिता जो अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए और उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक पोस्ट ऑफिस या बैंक में खाता खुलवा सकते हैं और सालाना अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। अधिकतम 14 वर्ष तक राशि जमा की जा सकती है। जब बेटी 18 वर्ष की हो जाएगी तब कुल जमा राशि का 50% बेटी को देने का प्रावधान है। यदि 18 वर्ष के बाद उसकी शादी तय हो जाती है तो संपूर्ण जमा राशि को उसको देने का प्रावधान है। इस योजना की मैच्योरिटी 21 वर्ष की आयु सरकार के द्वारा निर्धारित की गई। यह योजना बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना कहा गया है, सुकन्या समृद्धि योजना। इसी तरह से नेक्स्ट योजना के अंतर्गत कहा गया है फ्री सिलाई मशीन योजना। फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत बताना चाहूंगा कि सिलाई कढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वह महिला ग्रामीण क्षेत्र की हो या महिला शहरी क्षेत्र की हो, उन महिलाओं को आर्थिक क्षेत्रों में सशक्त और मजबूत बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत सरकार के द्वारा की गई है। इस योजना के माध्यम से सभी राज्यों की 50,000 महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन उपलब्ध कराई जाती है तथा इस योजना का लाभ केवल 20 से 40 वर्ष की महिलाएं ही ले सकती हैं और अपने घर परिवार का पालन पोषण कर सकती हैं। इस योजना का नाम है फ्री सिलाई मशीन योजना। यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। 10वां कहा गया है समर्थ योजना। समर्थ योजना भी केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के द्वारा महिलाओं को अलग अलग प्रकार के वस्त्र निर्माण एवं उनके कार्यों के बारे में सिखाया जाता है और इसमें 50% महिलाएं कार्य कर रही हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को
वस्त्र उद्योग में अर्थात कपड़ा उद्योग में आगे बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में वस्त्र उद्योगों में अत्यधिक महिला कामगारों की आवश्यकता होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, जिसे समर्थ योजना कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट योजना के बारे में कहा गया है छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना। यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत जिन बुजुर्ग नागरिकों की उम्र 60 से 79 वर्ष है, उन्हें हर महीने 350 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। जिन वृद्ध जनों की उम्र, सरकार उन्हें 650 रुपये हर महीने देगी। इसको छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना कहा जाता है। सरकार की मंशा है कि जब महिलाएं बुजुर्ग हो जाती हैं, आय का कोई स्रोत नहीं होता है, घर परिवार के लोग भी उनको आश्रय नहीं देते हैं, उस स्थिति में सरकार महिलाओं की सहायता करने के लिए इस योजना को प्रारंभ की है। इसी तरह से नेक्स्ट योजना कहा गया है छत्तीसगढ़ नोनी सुरक्षा योजना। यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत 12वीं पास कर चुकी 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों को छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बालिकाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने तथा शैक्षणिक और स्वास्थ्य के लिए इस योजना के अंतर्गत कार्य किए जाएं। अगली योजना कहा गया है शक्ति स्वरूपा योजना। शक्ति स्वरूपा योजना विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित आदि बेसहारा महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। स्वयं का व्यवसाय शुरू करने या व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु ऋण में सब्सिडी और उच्च शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता का प्रावधान शक्ति स्वरूपा योजना के तहत किया गया है। अगली योजना है महिला हेल्पलाइन योजना। महिलाओं की मदद के लिए सरकार ने नंबर जारी किए हैं। इस पर कॉल करके महिलाएं तुरंत मदद पा सकती हैं। राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर महिलाओं के लिए अलग अलग हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। जैसे वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर 1090 और 1091, यह पूरे देश के लिए है। इस नंबर पर कॉल करके महिलाएं मदद प्राप्त कर सकती हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक और टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिसे हम 181 कहते हैं, 181। यह महिलाओं के लिए ही जारी किया गया टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा विभिन्न तरह के घटनाओं के संबंध में भी सरकार एक नंबर जारी की है, जिसको हम 112 कहते हैं। जगह जगह छोटे बड़े नगरों में छत्तीसगढ़ पुलिस की गाड़ी में लिखा रहता है सब्बो नंबर
सब्बों पर इक्के नंबर ऐसा लिखा रहता है 112, जिसके माध्यम से चोरी, हत्या, डकैती, सड़क दुर्घटना, इससे संबंधित सहायता पाने के लिए 112 डायल करके पुलिस की सहायता प्राप्त की जा सकती है। आश्वासन सुमन योजना, इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए 4 बार का मुफ्त चेकअप का खर्चा सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। जब महिलाएं गर्भवती हो जाती हैं तो गर्भावस्था के दौरान 4 बार फ्री में चेकअप महिलाएं करा सकती हैं। इतनी सारी कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं के लिए हमारे देश में और प्रदेश में सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे देश में और प्रदेश में महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हुआ है। भारतीय संविधान के 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 के द्वारा महिलाओं को स्थानीय निकायों के चुनाव में 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत के चुनाव में भी महिलाओं को अब 33% आरक्षण देने का प्रावधान इसके तहत किया गया है। महिलाओं की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए नए नए कानून बनाने की, योजना बनाने की आज आवश्यकता है और सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना नितांत आवश्यक है। आजकल हम ये भी देखते हैं कि जब तक महिलाओं को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे तब तक हमारा देश शक्तिशाली नहीं बन सकता है, क्योंकि महिलाएं राष्ट्र शक्ति का अभिन्न अंग होती हैं। इसी तरह से समृद्ध व सशक्त समाज की परिकल्पना महिला के उत्थान के बिना नहीं की जा सकती है। सारांश में मैं यही कहना चाहूँगा कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति में व्यापक रूप से परिवर्तन हुआ है। महिला और महिलाओं के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर एक आदमी को शिक्षित किया जाता है तो एक आदमी ही शिक्षित होता है, लेकिन जब एक औरत को शिक्षित किया जाता है तो एक पीढ़ी शिक्षित होती है। महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने की सरकार की योजना है। और अंत में सारांश के रूप में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में अभी मैंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है, जिसके कारण पंच, सरपंच और जनपद, जिला आदि के चुनाव में महिलाएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में ये भी देखने को मिलता है कि जब किसी पंचायत से महिला सरपंच बन जाती है तो वह अपने विवेक से काम नहीं कर पाती। वह महिला सरपंच नाम मात्र की होती हैं। सारे निर्णय सरपंच पति के द्वारा लिए जाते हैं, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में एसपी कहते हैं। एसपी मतलब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, बल्कि उसको हम सरपंच पति कहते हैं। महिलाएं नाम मात्र की होती हैं
और उनकी पतियों के द्वारा किए जाते हैं। यहां हम सिद्धांत और व्यवहार में अंतर देख रहे हैं। सारांश के तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा, महिला स्व सहायता समूह के द्वारा आगे बढ़ने का प्रयास कर रही महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाने पर सरकार का अधिक ध्यान है। निसंदेह प्रत्येक दिशा में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्य हो रहे हैं। महिलाओं के बारे में कहा जा सकता है कि पिछले 25-30 वर्षों से उनमें जागरूकता बढ़ी है, वह अपने अधिकारों को समझने लगी हैं। महिलाओं ने पुरुषों की तरह लगभग सभी व्यवसायों में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि महिलाएं अब अपने घर की चार दीवारी से निकलकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रही हैं, जिसके कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। तो इस तरह से ये तो मेरा व्याख्यान हो गया। आज के व्याख्यान के लिए जो टॉपिक निर्धारित किया गया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं को अधिनियम के बारे में, कानून के बारे में, साथ ही साथ सरकार की कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। यदि महिलाओं को अपने अधिकारों और हितों के संरक्षण के लिए, समस्याओं के निराकरण के लिए और कोई जानकारी विस्तार से चाहिए, तो उसके लिए जैसा कि अभी मैंने कहा, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है, 2001 में गठन किया गया है और इसका मुख्यालय जल विहार कॉलोनी, सिविल लाइन, रायपुर में है। वहाँ भी महिलाएं अपने किसी भी तरह के समस्या के निराकरण के लिए आवेदन कर सकती हैं, शिकायत कर सकती हैं। वैसे भी छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग स्वयं संज्ञान में लेकर महिलाओं की विभिन्न तरह की समस्याओं को दूर करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। इस तरह से आज के व्याख्यान के बारे में हमारे किसी भी प्राध्यापक साथी या इस वेबिनार से जुड़े छात्र छात्राओं की कोई क्वेरीज हो, कोई प्रश्न हो, तो निसंदेह पूछ सकते हैं। आर के भारद्वाज मैडम। जी सर। पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं, आप कोई भी क्वेश्चन आप सर से कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो आप सर से क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी के बारे में कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन? ठीक है सर, शायद हाँ बोलिए। शायद कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं सर। और अच्छा जी, और इसके पश्चात मैं हमारे महाविद्यालय पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर राजेश शर्मा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि वह 2 शब्द आशीर्वचन के साथ अपना आभार व्यक्त करें। हेलो, आपको आवाज आ रही है मैडम? जी सर। जी, आदरणीय दीवान सर, डॉक्टर एस दीवान, भारद्वाज मैडम, सभी प्राध्यापक, बच्चों, आज हमारा जो वुमेन एम्पावरमेंट पे जो विषय रहा, उसके आदरणीय दीवान सर ने वुमेन एम्पावरमेंट, एट्रोसिटीज ऑन वुमेन, उनके कॉन्स्टिट्यूशन पे जो जो अधिनियम है सारे, उनके बारे में आपको विशेष जानकारी प्रदान की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग के संबंध में विशेष जानकारी बहुत
विशेष जानकारी प्रदान की। हमारे महाविद्यालय में भी हमने सेल बना रखा है और कभी भी इस तरीके की कहीं भी आवश्यकता होती है तो आप महाविद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। आप दीवान सर से संपर्क कर सकते हैं। मैं महिला आयोग से व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा हुआ हूँ। मेरे मित्र वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, मुझसे भी कभी संपर्क कर सकते हैं। और अंत में मैं सभी का धन्यवाद व्यक्त करने के साथ-साथ नारियों के सम्मान में 4 पंक्तियाँ भी अंत में, उसके पश्चात मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, तुझसे ही संसार बना, तुझसे ही संसार बना, तेरे रूप किया, हर रूप तू पूजनीय, बन सृष्टि रचती, माँ बन के सृष्टि रचती, कभी पत्नी बन कर त्याग करे, कभी बहन के रूप में भाई के, बहन के रूप की जगह पे, फिर इस हर कराया जाता है कि पापा को तेरी क्या पश्चा को का श्रृंगार है तू, श्रेष्ठ है तू, प्रकृति का उपहार है तू, इसे नकारो न लोगो, इसे जीवन का सार बन संसार बना, इससे संसार बना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी को धन्यवाद। भारद्वाज मैडम। हेलो। आपकी आवाज नहीं आ रही भारद्वाज मैडम। हाँ सर, अब आई आवाज सर? हाँ, अब आ रही है मैडम। जी आ रही। आपने यह खुला मंच है मैम, और कोई कुछ बोलना चाहें वक्ता के अलावा और कोई विचार व्यक्त करना चाहें, डॉक्टर राजेश शर्मा सर या जो भी प्रतिभागी हैं अपने विचार यहाँ पर रख सकते हैं। सिर्फ वक्ता ही बोले ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करके जी और सर। इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ सर, मेरा एक 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 विचार है सर। डॉक्टर हाँ भीमराव अम्बेडकर जी जब वो विदेशों में पढ़ रहे थे तब एक दीवार पे लिखा था कि मनुष्य मर जाते हैं पर महामानव नहीं मरते हैं। तो उन्होंने मनुष्य मर जाते हैं और महामानव नहीं मरते, तो महामानव को उन्होंने मिटा दिया कि महामानव नहीं मरते हैं, उन्होंने उसको मिटा दिया। फिर बाद में उनकी कंप्लेन हुई और उनको बुलाया गया कि आपने ऐसा क्यों किया है, और उनकी क्लास ली गई। तो अब उनसे ये पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों काम किया है, अगर आप इसका कारण नहीं बताएंगे कि आपने इसको क्यों मिटाया है तो आपको यहाँ से बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपको इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो उन्होंने बड़ी भरी महफिल में उन्होंने ये इस सवाल का जवाब दिया कि मनुष्य मर जाता है ये बात तो सत्य है सर, पर मतलब मनुष्य मर जाता है ये बात सही है, लिखा हुआ है। महामानव नहीं मरते हैं ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि महामानव भी मर जाते हैं सर, और अगर महामानव के विचारों का हम अगर आदान प्रदान नहीं करेंगे तो वाकई महामानव भी मर जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक खुला मंच है और ये विचारों का आदान प्रदान का मंच है। जब तक हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे और महामानव के जितने कथन है उसको अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो वाकई महामानव मर सकते हैं सर। ये उन्होंने आंसर दिया और उनका तालियों से स्वागत किया गया सर। मेरा मानना है जैसे कि एक आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए कहना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार एक रिपोर्ट है सर, यदि भारत में महिलाओं को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाए और श्रम बल में उनकी भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाए तो भारत की विकास दर 27% तक बढ़ सकती है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये मतलब रिपोर्ट है। और जनवरी, ये पिछले सेशन का रिपोर्ट है सर, जनवरी 2020 में प्रकाशित विश्व बैंक की ये रिपोर्ट है कि वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2020 के अनुसार आर्थिक तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के मामले में विश्व के 190 देशों में भारत का स्थान 117वां है सर। 190 देश में 117वां स्थान है। और यह एक प्रकार से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से तो चिंतनीय विषय है
कि भारत मतलब रवांडा और लिसोटो जैसे देशों से भी पीछे है। ये दोनों देश है सर, ये भारत से आगे है ये। और इसी तरह से 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड वुमेन 2019-20 में यह भी कहा गया है कि आर्थिक वृद्धि होने के बावजूद भारत में महिलाओं की श्रम बल में निरंतर गिरावट आ रही है। और वाकई में श्रम बल में गिरावट आ रही है सर, क्योंकि देखा जाए तो महिलाएं पूरे हफ्ते भर काम करती हैं, मतलब 365 दिन में 365 दिन काम करती हैं सर। और मेरा ये मानना है कि हफ्ते भर वो काम करती है, हर इंसान को सर, सरकार शासकीय कर्मचारी हो या फिर अशासकीय कर्मचारी हो, उनको हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलता है सर, संडे को। पर जो हमारे भारत देश की बात नहीं है, मैं देखा जाए तो उनको छुट्टियां नहीं मिलती सर, वो मतलब सातों के सातों दिन वो काम करती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो घर में जो परिवार के सदस्य है वो कम से कम एक दिन उनको खाना बनाकर खिलाएं या उनका सपोर्ट करें या उनको काम ना दे, उनको छुट्टी दिया जाए, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखिए सर, जब हम बीमार पड़ते हैं, घर की महिलाएं जब बीमार पड़ती हैं तभी उनको छुट्टी दिया जाता है, और जब तक उनका हाथ पैर चलता रहता है तब तक वो काम करती रहती हैं। ये बात मेरे को गलत लगता है सर। तो ये सारी चीजें हैं, और मेरा ये अपना ओपिनियन है सर, पर्सनल ओपिनियन है। और और कुछ किसी को अगर कोई कहना है, कुछ अपना विचार व्यक्त करना है, तो बिल्कुल आप मंच खुला मंच है, अपने विचारों को आप व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है सर, तो आप जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं और हमारी जो टेक्निकल टीम है, मैं उनको मतलब एक बार फिर और अपनी तरफ से पूरा धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया सर। और हमारे राजेश शर्मा सर को मैं पुनः और धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो हमें ऐसी मोटिवेट करते रहें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। और इस तरीके से कार्यक्रम हमारे यहाँ होता रहता है सर, मैं पुनः आपको आमंत्रित करूंगी। हाँ जरूर मैडम, जरूर। जी जी सर। आप लोग मुझको आमंत्रित किए, इसके लिए आप सभी को, पूरे स्कूल स्टाफ को, पूरे कॉलेज स्टाफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैडम। जी जी सर। अब बाकी जितने भी पार्टिसिपेट है वो अपना वो फीडबैक फॉर्म है वो अपना फिलअप कर दें, और जैसे ही आप फीडबैक फॉर्म फिलअप करते हैं आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसी बहुत ही अच्छा नॉलेज के साथ इस कार्यक्रम का मैं समापन करती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके सर, ओके सर, सभी को धन्यवाद। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। ओके मैम, ओके।